हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 5 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ हो जाते हैं, तो उनको देखने की कोशिश हम यहाँ पर जो है वो करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है आर्टिकल कि इन्फ्लुएंजा वायरस माइट हैव मेरीन ओरिजिन विद फिश एज अर्ली होस्ट। तो इन्फ्लुएंजा वायरस कहाँ से आया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके ऊपर अलग अलग तरीके की स्टडीज़ जो हैं वो यहाँ पर आपकी चल रही हैं। और उसी सिलसिले में जो है वो यहाँ पर पता लगा है कि इनका जो इमरजेंस है, यानी कि ये जो फर्स्ट टाइम इमर्ज हुई, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में यहाँ पर हुई होंगी। ओके, तो ये बात जस्ट निकल करके आई। इसके अलावा इस आर्टिकल से हमारे काम की कोई भी पॉइंट नहीं निकल करके आता। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टडी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वगैरह ने यहाँ पर सब की है। और अभी ये स्टडी पूरी तरीके से छपी नहीं है, ये अभी प्री प्रिंट स्टेज में। प्री प्रिंट मतलब जब एक जर्नल छपने वाला होता है तो उससे पहले जो उसके रिव्यू वगैरह सब चल रहे होते हैं, तो उसको प्री प्रिंट एज जो है वो उस जर्नल की यहाँ पर कहते हैं, या उस कह सकते हैं कि जो स्टडी है उसकी प्री प्रिंट स्टेज यहाँ पर कहते हैं। तो इन्होंने कोरल स्पीसीज़ वगैरह से कुछ जो आरएनए के सैंपल्स हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे किए, और ये पता किया कि भाई जो कोरल्स हैं वो भी इस वायरस की डिस्कवरी में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ओके, तो द डिस्कवरी ऑफ द वायरस इन कोरल्स गिव द फर्स्ट हिंट दैट द इन्फ्लुएंजा वायरस माइट हैव बोर्न एट द सी। ओके, तो इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो ओरिजिन है वो समुद्र से हुआ है, इस बात की पुष्टि जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ओके, और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो सभी तरीके की फ़िश को कह सकते हैं कि इन्फेक्ट कर सकता है। और साथ में देखें तो इसका मतलब ये है कि फ़िश को इम्पैक्ट कर सकता है, इसका मतलब उनको होस्ट बना सकता है। और होस्ट बनाने का मतलब ये है कि एक तरीके से पूरे सी पर इन्फ्लुएंजा वायरस का कब्जा हो सकता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें कुछ जो हैं वो हेल्प कर रही हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो यहाँ पर पता लगे। खैर, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि हाँ भाई क्या बातें चल रही हैं। इसके बाद आगे बात करें तो अगला आर्टिकल लिखा हुआ है, स्टडी सोज अ रेसिंग हार्ट में इन्फ्लुएंस एंजाइटी इन माइस। ओके, तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे जैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ओके, हार्ट का जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है, तो हार्ट का रेट इंक्रीज़ होने से जो एंजाइटी रिलेटेड बिहेवियर हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं। ओके, जितनी तेज़ी से आपका दिल जो है वो यहाँ पर पंप करेगा, ओके, मतलब उसका रेट यहाँ पर बढ़ेगा, उतनी तेज़ी से एंजाइटी के लेवल्स भी आपके शरीर के अंदर यहाँ पर बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी माइस के ऊपर स्टडी है, और सेम स्टडी जो है वो ह्यूमंस के लिए भी ट्रू है। तो ये बात जो है वो निकल करके आती है, और ये कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी से जो ये सिग्नल्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं वो आपके जो फियर है या एनजाइटी है, इन सब इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हार्ट के अंदर में ये जो रेट चेंजेस हैं, ये आपके जो इमोशंस हैं उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करने का काम यहाँ पर करते हैं। ओके, तो जस्ट एक पॉइंट है, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स इंक्रीज इन साइज इन 21st सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम, इसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं स्पेशली, और इस एल्गल ब्लूम का कारण जो है वो एक प्रोसेस होती है जो कि पढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो कोस्टल फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम यहाँ पर उसके जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो अपने नंबर में भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, साइज़ में भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब अब ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और ज़्यादा नंबर में कवर करते हैं। ओके, डाटा 2003 और 2020 के बीच का है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इतने सब इस सैटेलाइट इमेजेस को देख करके पता लगा, और ये पाया गया कि टोटल जो ब्लूम अफेक्टेड एरिया है 2020 में वो 31.47 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 8.6 ऑफ ग्लोबल ओशियन एरिया है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करेंगे, ये वाला पॉइंट, कि कितना एरिया लगभग जो है वो आपका एट द प्रेजेंट घेरा हुआ है फाइटोप्लैंक्टन ने। ओके, तो 8.6% ऑफ ग्लोबल ओशियन एरिया वो अभी फाइटोप्लैंक्टन के अंदर में यहाँ पर आ रहा है, और ये इंक्रीज़ हुआ कितना है, 13.2% से इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ है। अब अगर हम बात करें एल्गल ब्लूम की, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस।
और इसके पीछे की प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में बेसिकली होता क्या है, जो फर्टिलाइज़र रन ऑफ है या जिसको लीचिंग कहते हैं, आप यहाँ पर फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं, तो फर्टिलाइज़र के अंदर में जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट हैं, कुछ तो आपके फसल को बढ़ाने के, उसकी वृद्धि के काम में आएंगे, लेकिन बाकी के जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं जो कि पौधों ने यूज़ नहीं किए, वो लीच होकर के या रन ऑफ होकर के वाटर बॉडी के अंदर में चले जाते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट हैं, है तो ये न्यूट्रिएंट ही, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो ये एज अ न्यूट्रिशन या फूड जो है उसका काम करते हैं एल्गी के लिए। एल्गी इनको एब्जॉर्व करती है। एल्गी इनको एब्जॉर्व करने के बाद कह सकते हैं कि वो उनका ब्लूम हो जाता है। ओके, ब्लूम होने के साथ आप देखोगे कि वो सरफेस के ऊपर पे यहाँ पर जो है वो फैल जाते हैं पूरी तरीके से। ओके, और सनलाइट को जो है वो ब्लॉक करते हैं। सनलाइट को ब्लॉक करेंगे तो सिंपल सी बात है कि नीचे जो फिश वगैरह मौजूद हैं वो सफोकेट करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो यहाँ पर रह जाएगी। ओके, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो यहाँ पर इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बचेगी नहीं, और ये डिमांड यहाँ पर बढ़ने के साथ आप देखोगे कि ये पूरा एरिया जो है, पर्टिकुलर एरिया, ये दिस विल बिकम अ डेड जोन। ओके, तो दिस विल बिकम अ डेड जोन, और ये इसीलिए आपका जो एल्गल ब्लूम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको जस्ट ये प्रोसेस वैसे तो सभी को मोस्टली पता ही होगी, बट फिर भी जो है वो मैंने एक आपको तरीका बताया कि एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइज़र को यहाँ पर आप लगाते हैं, तो जो एक्सेसिव फर्टिलाइज़र है वो रन ऑफ या लीचिंग के जरिए वाटर बॉडी में पहुँचता है। एल्गी इसको कंज्यूम करते हैं, बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करते हैं वैसे तो, पर फिर इसको एल्गी जो है वो कंज्यूम करते हैं, और न्यूट्रिशन एक्सेसिव होने के कारण ब्लूम हो जाता है, और वो ब्लूम आपका सनलाइट को ब्लॉक करता है। सनलाइट को ब्लॉक करने के साथ उसके नीचे में फिश वगैरह के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, इसीलिए पर्टिकुलर एरिया की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी यहाँ पर, तो आप समझिए कि वो एरिया जब तक साफ़ नहीं होगा ऊपर से तो सही नहीं हो सकता। ऑलराइट, और वो डेड जोन यहाँ पर बन जाता है। ये सब अपने आप में एक प्रोसेस है। ओके, खैर आगे चलते हैं और देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। लिखा हुआ है कि कार्बन स्टॉक्स ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका वर ओवर एस्टिमेटेड। ओके, तो अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका, सेमी एरिड अफ्रीका, यहाँ पर लगभग 10 बिलियन के करीब ट्रीज जो है वो मौजूद हैं, और हमने यहाँ पर सब देखा है कि कितना कार्बन जो है ये पेड़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, मतलब कितना बड़ा कार्बन सिंक यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो हमने जो एस्टिमेट किया वो ओवर कर दिया। ओके, मतलब मैं डाटा की तरफ नहीं ले जाना चाहता, बट देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि एवरेज कार्बन स्टॉक फॉर ए सिंगल ट्री इज 51 kg ऑफ कार्बन इन द हाइपर एरिड रीजन। एरिड रीजन में ये आपका 63 है, सेमी एरिड में आप देखो तो 72 है, और सब ह्यूमिड जोन के अंदर 98 kg कार्बन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये अब पता लगाए ये सारा डाटा, इससे पहले हमने ये सब डाटा जो है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिया था, ओवर एस्टिमेट कर दिया था। खैर हमें इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ इकोलॉजिकल कंसेप्ट लाइक कार्बन सिंक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब जो है वो पूरे होने चाहिए, बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके बाद एक कह सकते हैं कि एक वायरस के, बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है जिसका नाम है स्क्रब टाइपस। ओके, तो ये जो है वो इसके ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं, हाल ही में कुछ केसेस इसके निकल करके आए, तो इसके ऊपर स्टडी चल रही है कि भाई इसको रोका कैसे जाए, हाउ टू स्टॉप इट। ओके, तो स्टॉप करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके की थेरेपीज़ मौजूद हैं। वो थेरेपीज़ क्या हैं आपको जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन दोनों थेरेपीज़ की अलग अलग कुछ इफ़िकेसी है, मतलब अपनी अपनी क्षमता है बचाने की, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, कॉम्बिनेशन कर दें इन दो थेरेपीज़ का, तो हम और ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। ओके, तो जस्ट ये पॉइंट यहाँ पर निकल कर के आया, थोड़ा सा इस के बारे में जानेंगे, स्क्रब थाइपस के बारे में, और फिर आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। ओके, ये एक तरीके का लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, सिंपल सा पॉइंट है। बैक्टीरिया का नाम मुझे नहीं लगता देंगे, लेकिन आप इतना तो याद रखेंगे कि बैक्टीरिया के कारण फैलता है। सबसे ज़्यादा थ्रेट इसका साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर में निकल करके आया, और नियरली अगर हम देखें तो लगभग 1 मिलियन के करीब केसेस जो हैं वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से रिपोर्ट यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, और 10% इसका मोर्टेलिटी रेट भी है। इंडिया भी हॉट स्पॉट है, लगभग 25% के करीब डिजीज़ बर्डन इंडिया में भी नज़र आता है। ओके, तो आप देखोगे कि ये सब केसेस जो हैं वो निकल करके आ रहे हैं, और इसमें अगर हम बात करें आगे, तो ये रहा, ये कोज होता है बाय बैक्टीरिया। 1 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है।
इसके अलावा ये कैरीड किया जाता है बाई माइट। तो माइट बाइट जो होती है उसके द्वारा ये कैरी किया जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना है, इसको हम ये नाम भी देते हैं CHIGGER। ओके, तो ये चीज़ है। सिम्टम्स आप ना याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी एज अ अवेयर सिटीज़न आप ये सिम्टम्स जो है वो याद रख सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ये सब सपोर्टिव मटेरियल्स जो है वो मौजूद हैं। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर याद रखिएगा, और ये सब इग्नोर मारो, और ये भी सब इग्नोर मारो। ओके, तो 2-3 पॉइंट जो हैं बस ये आपको याद रखने हैं इसके बारे में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो इसका जो है वो मोर्टेलिटी रेट भी हाई निकल करके आ रहा है। स्क्रफ्ट हाइपस जो है वो एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, थ्रेट है, और इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई निकल करके आ रहा है। अभी हमारे पास देखें टिल डेट, ओके, तो 2 तरीके की थेरेपीज़ इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं। मोनोथेरेपीज़ हैं। ओके, और हम या तो यूज़ करते हैं डॉक्सीसाइलिन। ओके, अभी हम या तो यूज़ करते हैं डॉक्सीसाइलिन या फिर हम यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। ओके, ये 2 थेरेपीज़ के ज़रिए हम जो है वो ट्रीटमेंट के ज़रिए इस पर्टिकुलर जो डिज़ीज़ है इसको जो है वो ख़त्म करते हैं। तो लेकिन इनकी सबकी इफ़िशियंसी सब अलग अलग है, यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन हमको नहीं पढ़ना। अलग अलग स्टडीज़ हुई, पता चला कि इफ़िशियंसी कितनी कितनी है, बट हमें नहीं जानना। लेकिन अब जो पर्टिकुलर ट्रायल यहाँ पर हुआ है उसने ये दिखाया कि अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें, डॉक्सीसाइलिन का और एजिथ्रोमाइसिन का, तो हम जो है वो मोर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो निकल करके आई कि अकेले जो मोनोथेरेपीज़ हैं उनका यूज़ ना करें। मोनोथेरेपीज़ का यूज़ ना करके जो रिकॉम्बिएंट चीज़ें निकल करके आएंगी दोनों थेरेपीज़ की, उसको यूज़ किया जाए तो बेहतर आउटकम्स जो है वो निकल सकते हैं। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी हमारे पास 2 तरीके के ट्रीटमेंट हैं, एक ये। दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें जो है वो फास्टर क्लियरेंस देखने के लिए मिल सकता है बैक्टीरिया वगैरह के लिए। तो ये जो है वो हमारे केसेस को कम करेगा वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, और टिपिकल सिम्टम्स नहीं है बहुत ज़्यादा, डायग्नोस करना शुरू शुरू में डिफ़िकल्ट था, लेकिन अभी आप सिम्टम्स को देखेंगे तो दीज आर कॉमन सिम्टम्स। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़रूरी है, और यही पॉइंट जो है बस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। ओके, ये मैंने एक और स्लाइड यहाँ पर दी है, आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि दिस इज़ अ डिजीज़ जो कि कोज्ड की जाती है बाय दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, याद रखिएगा, और ये जो है वो स्प्रेड होती है बाय माइट जिसका नाम है सिगर। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखना। इसके अलावा इसके साइन सिम्टम्स दिए, प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए, यू कैन रीड। ओके, इसके अलावा आगे चलते हैं, और आगे लिखा हुआ है कि लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप्स वाइडर एप्लीकेशन इन रिसर्च। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक पेपर माइक्रोस्कोप बनाया है। इसकी कॉस्ट भी कम है, इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, पेपर माइक्रोस्कोप है, IISc के साइंटिस्ट ने बनाया है, और ये चीप है मतलब सस्ता है, लो कॉस्ट माइक्रोस्कोप है, और स्मार्टफोन के कैमरे से कनेक्ट होकर के ये आपकी जो है वो बेहतर इमेजेस जो है वो आपको उपलब्ध कराएगा। यानी कि आप देखो कि जो जो यूज़ माइक्रोस्कोप के होते हैं वही यूज इसके भी होंगे, और वाइडर एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगे, इसमें कोई दो राह जो है वो नहीं है। तो इसका नाम बेसिकली फोल्ड स्कोप रखा गया है क्योंकि इसको पूरी तरीके से फोल्ड करके स्मॉल जो है वो कर लिया जाता है, और ये एक तरीके से हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप है, आप इसको हाथ में भी पकड़ सकते हैं। ओके, और मोस्टली जो है वो पेपर से बना हुआ है, इसमें स्मार्टफोन का कैमरा जो है वो कनेक्ट है। भाई अब कैसे बनाया है, ओके, पेपर से और कैमरे का यूज़ करके, वो प्रोसेस तो देखो हमें भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जान सकते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। ओके, मैग्नीफिकेशन भी अच्छा है यहाँ पर, और इसका लगभग 140 गुना तक का मैग्नीफिकेशन है, और 2 माइक्रोमीटर तक की वाइड ऑब्जेक्ट को ये जो है वो आइडेंटिफाई भी कर सकता है। कॉस्ट इसकी लगभग 400 रुपये के करीब जो है वो निकल करके आ रही है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो दी गई हैं। काफ़ी सारे यूज़ होंगे, सिंपल सी बात है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज़ करेंगे, एनवायरमेंटल साइंस में यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, और इसका सबसे बेहतर यूज़ जो अभी तक का बताया गया है वो है आपका सोइल क्लासिफिकेशन में। ओके, जो इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हमने उसके अंदर अलग अलग तरीके की सॉइल्स पढ़ी होंगी, लेटेराइट सॉइल्स हो गई, ब्लैक सॉइल्स हो गई, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। अभी जो इंडिया का सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बात करता है साइज़ की। ओके, कि पर्टिकुलर सोइल में कितने साइज़ के पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करता है,
ससेप्टेबिलिटी की बात करता है कि ये सोइल है तो इसमें क्या उग सकता है क्या नहीं उग सकता, ये सब चीज़ें जो हैं वो बात करता है। लेकिन इंडिया का जो सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो शेप की बात नहीं करता कि एक पर्टिकुलर एरिया की सोइल में क्या शेप होगा, उसकी बात नहीं करता। तो इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये कोशिश की जाएगी कि इंडिया का जो सोइल क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके अंदर में ग्रेन शेप को इंक्लूड किया जाए। ओके, तो शेप की बात यहाँ पर करने की बात जो है वो हो रही है और इस शेप का पता लगाने के लिए इस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो ये जो है वो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर हम बात करें तो इसकी क्षमताएं कुछ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी हैं, दैट इज़ कॉल्ड SEM, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी कॉस्ट यहाँ पर लगभग 50 लाख होती है, लेकिन हम पता है कि इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकते 50 लाख। ओके, तो उसका एक तरीके से अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पर निकाला गया है और दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आए वो याद रखिएगा, स्पेशली इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में कि वो किस किस चीज़ को मेज़र यहाँ पर करता है, किस चीज़ को मेज़र नहीं करता। आगे चलें तो लिखा हुआ है वेट लॉस, और ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको इग्नोर मारने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसी के साथ हमारा जो है वो ये पेज कंप्लीट होता है। जो चीज़ें काम की थी वो आपको बताई गई, बाकी चीज़ें इग्नोर करने की कोशिश की गई। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।